हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और क्या हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, और अगर जा सकते हैं तो कितनी गहराई तक जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह का क्या मतलब है कि पृथ्वी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पृथ्वी के अंदर भी और बाहर भी लगातार निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इनको नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये सारे चेंजेस समझ आते हैं। पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी लगातार चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की, कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये किन किन पदार्थों से बनी है, किस तरह से बनी हुई है और इसके अंदर क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में अब हम जानेंगे। तो हम जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो पृथ्वी बिल्कुल एक प्याज की तरह है। अगर आप पृथ्वी को आसानी से समझना चाहते हो, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, तो आप अपने माइंड में एक प्याज का एग्जाम्पल ले सकते हो। प्याज का एग्जाम्पल कैसे? क्योंकि प्याज कैसी होती है, प्याज लेयर में होती है। अगर आप प्याज छीलते हो तो लेयर से उसके सारे छिलके उतरते हैं, एक के ऊपर एक लेयर होती है। बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी इसी तरह की लेयर होती हैं। सबसे पहले बाहरी लेयर होती है, फिर उसके अंदर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है। तो पृथ्वी कैसी होती है? प्याज की तरह होती है, जिस पर एक के ऊपर एक परतें बनी होती हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि पृथ्वी के जो अंदर है वो बहुत सारी लेयर हैं। अब हम उन लेयर्स के बारे में, उन परतों के बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर को कहा जाता है परपटी, दूसरी लेयर को कहा जाता है मेंटल और तीसरी लेयर को कहा जाता है कोर। तो पृथ्वी की कितनी लेयर हुई? 3 लेयर हुई। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी, सबसे आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। और यही पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को, सबसे आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परपटी। और ये जो परपटी होती है ये सबसे पतली परत होती है। तीनों लेयर में सबसे पतली परत यही होती है। अब ये परत पतली तो होती है, लेकिन इसकी गहराई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। अब ये महाद्वीपीय संहति और ये महासागरीय सतह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और यहाँ पर इस लेयर में ये डिफरेंस क्यों है? तो जो महाद्वीप है, जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं, जो पृथ्वी का जमीन वाला हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। और वो क्या है? वो महाद्वीप है जिस पर हम सभी रहते हैं। तो महाद्वीप के ऊपर जो ये पतली लेयर होती है, जो परपटी होती है, वो 35 किलोमीटर तक गहरी होती है। लेकिन वहीं अगर हम समुद्र में जाएं, हम महासागर की बात करें, तो महासागर के अंदर भी जमीन होती है। तो वहां पर इस परपटी की गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी की जो सबसे आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। और महाद्वीप पर उस लेयर की गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और महासागर पर उस लेयर की गहराई होती है 5 किलोमीटर। अब ये जो ऊपरी परत है, ये कुछ खनिजों से बनी है। ये कौन कौन से खनिजों से बनी है? अगर हम बात करें महाद्वीपीय संहति की, यानी कि महाद्वीप पर हमें जो परपटी मिलती है, जो पृथ्वी की आउटर लेयर मिलती है, वो मिलकर बनी है सिलिका से और एल्यूमिना से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है Cl, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना। वहीं अगर हम परपटी की महासागरीय सतह की बात करें, तो ये कौन से खनिजों से मिलकर बनी है? ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमे कहा जाता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो पृथ्वी की जो आउटर लेयर है वो तीनों लेयर में सबसे पतली होती है, सबसे पतली परत होती है। और ये कुछ खनिजों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि महाद्वीप पर ये
Cl से मिलकर बनी होती है यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, और महासागर में ये Ca से मिलकर बनी होती है यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। और पर्पटी के ठीक नीचे पृथ्वी की दूसरी लेयर होती है, दूसरी परत होती है, जिसे कहा जाता है मेंटल, और ये 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली होती है। सबसे ज्यादा गहराई अगर इन तीन में से किसी लेयर की होती है तो वो दूसरी लेयर की मेंटल की होती है। और मेंटल के बाद तीसरी परत और सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड, और क्रोड की त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। त्रिज्या यानी कि गहराई नहीं, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो जो क्रोड का ये वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये है 3500 किलोमीटर। और जो सबसे आंतरिक लेयर है जिसे क्रोड कहा जाता है वो निकल और लोहे जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, और इसीलिए इसे निफे, निकल और फेरस कहा जाता है। और जो केंद्रीय क्रोड है उसका तापमान और दाब बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हमने बात की पृथ्वी की तीनों लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की पर्पटी की, जो सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे पतली परत होती है, जो कुछ खनिजों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमने बात की सेकंड लेयर की, जो है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर गहरी होती है। और उसके बाद हमने थर्ड और इनर लेयर की बात की, जो है क्रोड, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। अब हमने इन तीनों लेयर की बात की, तो पृथ्वी का जो पूरा टोटल आयतन है उसमें जो आउटर लेयर है, जो पर्पटी है, वो सिर्फ 1% है, और 84% है मेंटल और 15% है क्रोड। यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सेकंड लेयर का, मेंटल का। और अगर हम बात करें कि पूरी पृथ्वी का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी है, तो वो है 6371 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम पृथ्वी के अंदर कौन सी लेयर तक जा सकते हैं या फिर कितनी गहराई तक जा सकते हैं। तो विश्व की जो सबसे गहरी खान है, जहां तक हमने खुदाई की है, वो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान, और इसकी गहराई पता है कितनी है? सिर्फ 4 किलोमीटर। सिर्फ 4 किलोमीटर तक विश्व की सबसे गहरी खान है। और तेल की खोज में इंजीनियर अब तक जो सबसे गहरा खोद कर गए हैं वो 6 किलोमीटर खोद कर गए हैं, जो सबसे ज्यादा गहराई में गए हैं। तो पृथ्वी के केंद्र तक तो हम बिल्कुल पहुंच नहीं सकते। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समुद्र की सतह से, पर्पटी से, महाद्वीप से नहीं, समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई में खोदना होगा, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि जो इंटरनल लेयर होती है वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, तो वहां पर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए पृथ्वी तक अंदर तक जाना इम्पॉसिबल है, पृथ्वी के अंदर तक हम नहीं जा सकते। आज तक जो हम सबसे ज्यादा गहराई में गए हैं वो सिर्फ 4 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर गए हैं, इससे ज्यादा नहीं गए, क्योंकि इससे ज्यादा जाना इम्पॉसिबल है, जान के लिए खतरा होता है। तो यहाँ तक हमने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की। अब हम बात करेंगे शैल और खनिज की, कि ये रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं। हमने अभी ये भी बात की थी कि जो पृथ्वी की लेयर है वो मिनरल्स से बनी होती है, जैसे कि Cl, मैग्नीशियम, निकल, लोहा, ये सब। तो इसलिए यहाँ पर हम जानेंगे शैल यानी कि रॉक्स के बारे में, खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में। तो पृथ्वी की जो पर्पटी है यानी कि जो आउटर लेयर है वो बहुत सी शैलों से मिलकर बनी है। अब ये शैल क्या होता है? शैल जिसे इंग्लिश में रॉक कहते हैं, तो जो पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। तो जो शैल होते हैं वो देखने में एक तरह का पत्थर लगता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं होता। शैल में क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की पर्पटी को बनाते हैं। तो जो पृथ्वी की पर्पटी है उस पर हमें बहुत सारे प्राकृतिक पिंड मिलते हैं जो खनिजों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शैल कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की आउटर लेयर जो है पूरी पत्थरों से बनी है, और जो वो पत्थर हैं वो खनिज से बने हुए हैं। वो जो प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पत्थर हैं, वो मिनरल्स से बने हुए हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। और ये जो शैल होते हैं ये अलग अलग तरह के रंग के, अलग अलग आकार के, अलग अलग गठन, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। और मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शेल यानी कि इग्नियस रॉक्स, अवसादी शेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित शेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम इन तीनों शैलों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये शैल बनते कैसे हैं।
ये रॉक्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय शेल की। आग्नेय शेल कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं। तो पृथ्वी के अंदर होता है लावा। आसान भाषा में समझें तो आग को अगर लिक्विड फॉर्म में देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। जैसे कि आपने कोई ज्वालामुखी फटने की कभी ना कभी कोई वीडियो, कोई पिक्चर देखी होगी। तो जब ज्वालामुखी फटती है तो वहां से क्या निकलता है, द्रवित मैग्मा निकलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में एक तरह से आग निकलती है जो बहुत ही गर्म होती है, वो कुछ भी जला सकती है। तो ज्वालामुखी फटने पर द्रवित मैग्मा निकलता है और ये जो द्रवित मैग्मा होता है ये कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है और जब ये मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक शैल का रूप ले लेता है और इसी को हम कहते हैं आग्नेय शेल। तो आग्नेय शेल कैसे बनते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो द्रवित मैग्मा निकलता है वो ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है और इसी तरह से जो शैल बनते हैं उसे हम कहते हैं आग्नेय शेल। अब ये जो आग्नेय शेल होते हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अंतर्भेदी शेल और बहिर्भेदी शेल। अब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटती है या फिर पृथ्वी के अंदर से जब द्रवित मैग्मा निकलता है तो कई बार क्या होता है, वो मैग्मा पूरी तरह से बाहर नहीं हो आ पाता, अंदर ही रह जाता है। तो जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है और अंदर ही ठोस रूप ले लेता है, अंदर ही शैल बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्भेदी शेल। लेकिन जब वो मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है, बाहर आकर ठोस रूप लेता है, बाहर आकर शैल बनता है, तो उसे हम कहते हैं बहिर्भेदी शेल। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी पर, इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहते हैं, यानी कि जो बाहर आकर ठंडा होगा वो बहिर्भेदी है। लेकिन जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाए और ठोस शैल बन जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्भेदी कहेंगे। तो जब बाहर आकर ठंडा होगा तो बहिर्भेदी और जब अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो अंतर्भेदी शैल। अब जो बहिर्भेदी शैल होते हैं, जो पृथ्वी से बाहर आकर ठंडा होता है मैग्मा, उससे बनते हैं। तो इसीलिए इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली, बहुत ही बारीक दानों वाली होती है। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं बेसाल्ट को। तो जो बेसाल्ट होता है वो बहुत ही बारीक दानों वाला होता है और इसीलिए ये बहिर्भेदी आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है। और जो दक्कन प्लेट्यू है, जो दक्कन पठार है, वो बेसाल्ट शेल से ही मिलकर बना हुआ है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो दक्कन का पठार है, वो कौन से रॉक से बना है, कौन से शेल से बना है, तो वो बहिर्भेदी आग्नेय शेल से मिलकर बना है, वो बेसाल्ट शेलों से मिलकर बना है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें अंतर्भेदी आग्नेय शेल की, क्योंकि ये जो मैग्मा होता है अंदर ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही शैल बन जाता है, तो जो इसके दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये जो शैल होता है वो बड़े दानों वाला होता है और इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ग्रेनाइट को। तो अगर आप ग्रेनाइट शेल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े दाने होते हैं और वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि ये जो शेल है ये पृथ्वी की परपटी के अंदर ही ठंडा होकर बना है। तो यहाँ तक हमने बात की आग्नेय शेल की, इग्नियस रॉक्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे शेल की, जिसे कहते हैं अवसादी शेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो अवसादी शेल है वो आग्नेय शेल से ही बनते हैं। आग्नेय शेल से कैसे, अब द्रवित मैग्मा बाहर आया या फिर अंदर ही ठंडा हो गया और शैल बन गया। अब ये जो शैल बन गए ये क्या करते हैं, हवा या फिर पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़क कर आ जाते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ये चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके जो छोटे छोटे टुकड़े कण हो जाते हैं इन्हें कहते हैं अवसाद। अब ये जो अवसाद है ये हवा की वजह से, पानी की वजह से एक जगह से दूसरी स्थान पर पहुंच जाते हैं और कहीं पर पहुंचकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर एक लंबे टाइम बाद ये दबकर कठोर होकर फिर से एक शैल की परत बनाते हैं, फिर से एक शैल का रूप लेते हैं और इस तरह से जो शैल बनते हैं उन्हें कहते हैं हम अवसादी शेल। और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। तो ये जो रेत के दाने हैं ये आग्नेय शेल से ही टूटकर, छटकर, अलग होकर एक जगह पर सारे इसके कण इकट्ठे होकर बनते हैं और इसे ही हम अवसादी शेल कहते हैं। तो छोटे छोटे अवसाद से मिलकर बना होता है और इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। और इन शैलों पर पौधे, जानवर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सभी होते हैं। जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म का क्या मतलब होता है, जो मृत पौधे होते हैं या फिर जो मृत जंतु होते हैं उनके जो अवशेष शैलों की परत में दब जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो अवसादी शैल में जीवाश्म भी होते हैं, जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव ये सभी पाए जाते हैं क्योंकि ये अवसाद से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जो लुढ़क कर आ जाते हैं और फिर इकट्ठे होकर
अवसादी शेल बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3 की, जो है कायांतरित शेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये कैसे बनते हैं? तो जो आग्नेय शेल होंगे या फिर अवसादी शेल होंगे वो उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि जो आग्नेय शेल है या फिर अवसादी शेल है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हवा चलती है, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे तरह के शेल में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं कायांतरित शेल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, हाई टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है और कायांतरित शेल बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बात की शेल के बारे में, रॉक्स के बारे में। हमने 3 तरह की शेलों के बारे में डिस्कस किया, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। आग्नेय शेल कैसे बनती है? जो द्रवित मैग्मा होता है वो पृथ्वी की परपटी के अंदर या फिर परपटी के बाहर आकर ठंडा हो जाता है और शेल का रूप ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं आग्नेय शेल, क्योंकि वो किससे बना है? लिक्विड फॉर्म की आग से बना है, इसलिए आप इसे आग्नेय शेल के नाम से याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे अवसादी शेल की। जो आग्नेय शेल लुढ़क कर, चटक कर छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं और फिर एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अवसादी शेल, जैसे कि बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बना होता है। और थर्ड है कायांतरित शेल। जो आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये जो शेल होते हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे उपयोगी होते हैं? क्योंकि शेलों से ही हम क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है? शेल जरूरी है। इसके अलावा हम शेलों का उपयोग खेलने में भी करते हैं, जैसे कि आपने बहुत से ऐसे खेलों का नाम सुना होगा जो शेल से खेले जाते हैं, जैसे कि पिट्ठू, स्टापू या किट-किट, गिट्टी। ये सारे जो खेल हैं वो शेल से खेले जाते हैं, इसलिए शेल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर आपने इन सारे गेम्स का नाम ना सुना हो तो अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से इनके बारे में जरूर पूछना। और हमारी बुक में ये भी बताया गया है कि हमारे देश के जो बहुत से स्मारक हैं वो अलग अलग तरह की शेलों से बने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाल किले की, तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। और बलुआ पत्थर कौन से शेल का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है अवसादी शेल का। और जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बना है। और सफेद संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? कौन सी शेल का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है कायांतरित शेल का। तो यहाँ तक हमने बात की शेल के बारे में, डिफरेंट टाइप के शेल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे शेल चक्र के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में। ये शेल चक्र होता क्या है, कैसे ये पूरी साइकिल बनती है? तो रॉक्स की शुरुआत होती है द्रवित मैग्मा से। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शेल बन जाता है। द्रवित मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है और वो आग्नेय शेल का रूप ले लेता है। और फिर आग्नेय शेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठे होते हैं, टूटते फूटते हैं और वो अवसादी शेल का निर्माण करते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक बना। अब जो आग्नेय शेल है या फिर अवसादी शेल है, इनके ऊपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पड़ता है और ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं और कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में कायांतरित शेल का निर्माण हुआ, लेकिन अत्यधिक ताप और दाब के कारण, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये जो कायांतरित शेल है ये दोबारा से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। तो कायांतरित शेल से क्या बना? द्रवित मैग्मा बना। और यही द्रवित मैग्मा दोबारा से बाहर आकर आग्नेय शेल का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं, शेल चक्र कहते हैं। अब ये जो शेल होते हैं ये अलग अलग खनिजों से मिलकर बने होते हैं। अब ये खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। खनिज क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसे आप बना नहीं सकते, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये जो खनिज होते हैं ये मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इनका उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? खनिज हैं जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग उद्योगों में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, औषधि में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम,
ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, सभी ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी हैं और इसीलिए हमारे लिए खनिज जरूरी है, क्योंकि खनिजों का प्रयोग हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में इनका यूज करते हैं, दवाइयों में, फर्टिलाइजर्स में, हर चीज में इनका यूज होता है और इसीलिए हमारे लिए खनिज जरूरी है। और खनिज हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं रॉक्स में, क्योंकि रॉक्स खनिजों से मिलकर बनी होती है। तो पृथ्वी की परपटी पर यानी कि आउटर लेयर पर शेल पाए जाते हैं और ये शेल खनिजों से बने होते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। और ये क्या है, एक नेचुरल पदार्थ है, ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसे हम इंसान नहीं बना सकते। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हमने पृथ्वी की 3 परतों के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने शेल के बारे में और खनिजों के बारे में जाना। सो आई होप आपको यहाँ पर ये चैप्टर समझ आया होगा और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो पृथ्वी की 3 परतों के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। पहली परत है जिसे परपटी कहते हैं, दूसरी जिसे मेंटल कहते हैं और तीसरी जिसे क्रोड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शेल क्या है। तो शेल क्या है, शेल किसे कहते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले खनिजों के प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। थर्ड है कि 3 तरह की शेलों के नाम लिखिए। 3 तरह की शेल कौन सी है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। फोर्थ है बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है। तो जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो वो कौन सा होगा, वो होगा अंतर्भेदी शेल, क्योंकि वो अंदर ही ठंडा हो गया। लेकिन जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी से बाहर आकर ठंडा होता है और शेल का रूप लेता है तो उसे हम बहिर्भेदी कहते हैं। फिफ्थ है कि शेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो शेल चक्र क्या है, पूरी रॉक साइकिल है जिसमें हम क्या देखते हैं कि किस तरह से आग्नेय शेल से अवसादी शेल बनता है, अवसादी शेल से कायांतरित शेल बनता है और कायांतरित शेल से दोबारा से वो मैग्मा का रूप लेकर दोबारा से आग्नेय शेल बनता है। तो इस तरीके से हम पूरे शेल चक्र को देखते हैं। शैलों के क्या उपयोग हैं, शैलों के क्या उपयोग हैं, शैलों का उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, औषधि बनाने के लिए किया जाता है और शैलों का प्रयोग हम खेलने में भी करते हैं। नेक्स्ट है कि कायांतरित शेल क्या है। तो अवसादी शेल और आग्नेय शेल उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर से संगमरमर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। तो द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आग्नेय शेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है खनिज के। शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म होते हैं अवसादी शेल में, सेडिमेंट्री रॉक में। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, वो होती है आउटर लेयर, वो सबसे पतली होती है जिसे कहते हैं परपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मैचिंग पूछी गई है। तो क्रोड क्या है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और खनिज जिसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शेल क्या है, सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है और सीएल जिसे हम सिलिका और एल्यूमिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कारण बताइए कि पृथ्वी के अंदर केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते। क्योंकि पृथ्वी के अंदर केंद्र तक जाने के लिए हमें समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई में जाना पड़ेगा, जहां जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। नेक्स्ट है अवसादी शेल अवसाद से बनती है, कारण बताइए। अवसादी शेल अवसाद से कैसे बनती है, क्योंकि जो आग्नेय शेल होती है वो टूट कर, छट कर, लुढ़क कर, हवा पानी से लगकर वो अवसाद में बनती है और ये सारे अवसाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अवसादी शेल बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, जो किससे बना होता है, रेत से। नेक्स्ट है चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर संगमरमर में क्यों बदलता है, क्योंकि अवसादी शेल और आग्नेय शेल उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित में बदल जाते हैं, इसलिए चूना पत्थर भी संगमरमर में बदल जाता है। तो यहाँ तक हमने ये सभी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चैप्टर समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।